मैं ली क्वान के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल हो गया। कॉन्फ्रेंस हॉल के वस्त में एक बड़ी सी मेज के गिर्द बिछी हुई कुर्सियां खाली पड़ी थीं। मेज पर 2 अदद तख्तियां रखी नजर आ रही थीं जिन पर मेरे और ली क्वान के नाम लिखे हुए थे। हम अपने अपने नामों के सामने वाली कुर्सियां खींच कर बैठ गए। हॉल में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। मैंने ली क्वान से कहा हमें 9 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन यहाँ हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। अभी ली क्वान मेरी बात का जवाब भी नहीं दे पाया था कि दीवार पर नस्ब स्क्रीन रोशन हो गई। स्क्रीन पर उभरने वाला चेहरा हस्बे तवक्को रैंडल का था। रैंडल ने कहा, खुशामदीद। हम लोग वक्त के बहुत पाबंद हैं मिस्टर अली। मैंने कहा, मैंने एतराज नहीं किया था मोशे हावर्ड, मैं तो सिर्फ हैरत ही जाहिर कर रहा था। वो बोला, अब तुम हमारी तंजीम के मेंबर हो मिस्टर अली, तुम्हें पूरा हक है कि अगर कहीं कोई बेज़ाब्तगी होते देखो तो उस पर खुलकर एतराज करो। मैंने कहा, शुक्रिया मोशे हावर्ड, अगर कभी मुझे कोई खामी नजर आई तो उसकी निशानदही जरूर करूंगा। रैंडल ने कहा, आज मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि एग्लर के बड़ों से तुम्हारे तारुफ की रस्म अदा कर दूं। उसके बाद स्क्रीन से रैंडल की तस्वीर गायब हो गई और उस जगह एक और शख्स की तस्वीर उभरी जिसके चेहरे पर सुर्ख रंग का एक चमकदार निकाब नजर आ रहा था जिस पर S1 तहरीर था। S1 ने कहा, शलोम मिस्टर अली, एग्लर में शमूलियत मुबारक हो। लहजे से वो रूसी मालूम हो रहा था मगर उसने मुझे इब्रानी में मुखातिब किया था। मैंने कहा, यह मेरी खुशबख्ती है कि मुझे एग्लर में शमूलियत का मौका मैसर आ गया। S1 हंसकर बोला, खुशबख्ती तो हमारी है मिस्टर अली, हमने कल होने वाला बुल फाइटिंग का मुकाबला देखा और आपकी बरतरी तस्लीम कर ली। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप किसी भी शख्स को उस फील्ड में शिकस्त से दो चार कर सकते हैं जिसका वो माहिर हो। चंद जुमलों के तबादले के बाद S2 से तारुफ हुआ। वो फ्रांसीसी साबित हुआ। S3 का लहजा उसे जर्मन जाहिर कर रहा था। S4 बरतानवी निकला और S5 अमरीकी लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। इन पांचों ने मुझसे इब्रानी में बात की और पांचों ने एक ही जैसी बातें की। उसके बाद स्क्रीन पर एक बार फिर रैंडल की तस्वीर उभरी। रैंडल ने कहा, गालिबन तुम समझ गए होगे कि पांचों बड़ों से तुम्हारा तारुफ जदीद तरीन मुआसलाती निज़ाम के जरिए मुमकिन हो सका है। एग्लर को ये सहूलत मुहैया है कि हम जब चाहें मुआसलाती सैयारे के जरिए दुनिया के दूर दराज तरीन इलाकों में भी फौरी तौर पर राब्ता कायम कर सकते हैं। मैंने मुअद्दबाना अंदाज में कहा, मैं ये सब कुछ देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ मोशे हावर्ड। वो बोला, ये सब कुछ तुम्हें मुतासिर करने के लिए नहीं था ली, हम सब तो खुद तुमसे बेहद मुतासिर हैं। शायद तुम्हें इल्म न हो कि बिल फ्राजो हिरासत में है। मैंने बड़ी हैरत से कहा, बिल फ्राजो हिरासत में है? लेकिन उसे हिरासत में क्यों लिया गया? उसका कसूर क्या है? रैंडल ने सर्द लहजे में कहा, उसने अपनी हुदूद से तजावुज किया था, उसे उसकी सजा मिलना जरूरी थी। मैंने कहा, उसने मुझ पर हमला किया था और मैं उससे बदला नहीं लेना चाहता मोशे हावर्ड। वो हमारी तंजीम का एक अहम रुकन है, उसका नुकसान पूरी तंजीम का नुकसान है। रैंडल ने कहा, जहां मसलहतें आड़े आ जाएं वहां तंजीम कायम नहीं रह सकती। वो खा कितना ही अहम आदमी क्यों ना होता, मैं उसे सजा दिए बगैर न रहता। इस तरह दूसरों की हौसला अफजाई होती है। रैंडल की बात उसूली तौर पर दुरुस्त थी। किसी भी तंजीम की बका के लिए सख्त कवानीन के अलावा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेना जरूरी होता है। अगर ऐसा न किया जाए तो तंजीम की धज्जियां उड़ जाती हैं। नरमी और मसलहत कोशी किसी तंजीम के लिए जहर का काम करती है। मैंने कहा, लेकिन ये तो मुमकिन है कि उसके साथ नरमी बरती जाए। रैंडल ने उलझे हुए अंदाज में कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम उसकी सिफारिश करने पर क्यों तुल गए हो। उसने तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी, तुम निहत्ते थे और वो तलवार बदस था। किसी निहत्ते शख्स पर हमला करना बुज़दिली है। ये दुरुस्त है कि तुमने उसे माफ कर दिया है, लेकिन शायद तुम ये भूल रहे हो कि हमारे 2 आदमी मारे गए हैं। मैंने कहा, जो मर गए उन्हें तो जिंदा नहीं किया जा सकता मोशे हावर्ड। मेरे ख्याल में मुनासिब ये होता कि बिल फ्राजो को मामूली सी तादीबी कार्रवाई करने के बाद छोड़ दिया जाता। तंजीम पहले ही 2 अफराद का नुकसान उठा चुकी है। बिल फ्राजो को कोई सख्त सजा देने की सूरत में कहीं ऐसा न हो कि नुकसान 2 से तजावुज करके 3 तक पहुंच जाए। रैंडल ने कहा, हलाकत उसका मुकद्दर हो चुकी है अली। तुमने ये क्यों फर्ज कर लिया कि उसे तादीबी कार्रवाई के बाद छोड़ दिया जाएगा? पहले उसे सजा दी जाएगी और फिर कत्ल कर दिया जाएगा। मैंने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, ओह, इस तरह तो तंजीम को एक और नुकसान पहुंच जाएगा। लेकिन ये फैसला आपने किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। रैंडल ने हंसकर कहा, फैसले हमेशा सोच समझ कर ही किए जाते हैं मिस्टर अली। बिल फ्राजो के बारे में जो फैसला हो गया वो तब्दील नहीं किया जा सकता और तुम्हें मैंने अपना नायब खुसूसी बनाने का फैसला किया है। मैं चौंक पड़ा। मैंने कहा, नहीं मोशे हावर्ड, मैं इतने बड़े ओहदे का अहल नहीं हूँ, मुझे तो बस आम कारकुन के तौर पर काम करने दिया जाए। रैंडल बोला, एग्लर का बड़े से बड़ा ओहदेदार भी आम कारकुन ही होता है मिस्टर अली। यहाँ किसी भी शख्स को जंग नहीं लगने दिया जाता। मैंने कहा, उसके बावजूद मैं यही चाहूंगा
कि मुझे मनसबी फराइज से दूर ही रखा जाए। मैं फील्ड वर्कर हूँ मोशे हार्वर्ड, और फील्ड वर्कर ही रहना चाहता हूँ। रेंडल ने एक तवील सांस ली, बोला ठीक है अली, तुम्हें एक मुहिम सौंपने का फैसला किया गया है। मैंने तंजीम के बड़ों से भी उसकी मंजूरी हासिल कर ली है। मैंने कहा यह मेरे लिए खुशखबरी है मोशे हार्वर्ड। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि अब मैं अपने नजरियात के लिए अमली जिद्दोजहद शुरू कर दूं। रेंडल ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हें जो भी मुहिम सौंपी जाएगी उसे सरअंजाम देने के लिए तुम्हें इस जजीरे से बाहर जाना होगा। इस जजीरे पर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने बड़ी हैरत से कहा, वो तो जाहिर है मोशे हार्वर्ड, अगर जिंदगी रही तो मुमकिन है मुझे बहुत से ममालिक में मुहिमात सरअंजाम देनी पड़े। रेंडल बोला, मसला यह है कि हर मुहिम की अंजाम दही के लिए तुम्हें उन लोगों के दरमियान जाना पड़ेगा जो इसराइल और यहूदियों को बुरा भला कहते रहते हैं। मैंने बेपरवाही से कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है मोशे हार्वर्ड, मैं भी इसराइल और यहूदियों के बारे में गलत फहमी का शिकार रहा था। वो बोला, मैं ये कह रहा हूँ कि अब तुम इसराइल के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते, और तुम्हारी ये कमजोरी तुम्हारी राह की बहुत बड़ी रुकावट। मैंने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है मोशे हार्वर्ड, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। वो बोला, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई अली, तुम्हारा अंदाज़े फिक्र बहुत ज्यादा जज्बाती है। तहजीब और बट से तुम्हारी झड़प क्यों हुई थी? मैंने कहा, उनकी बात और है, वो मेरे साथी हैं, उनकी गुमराही मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, दूसरों के नजरियात से मुझे कोई सरोकार नहीं होगा। रेंडल बोला, ओह, मैं तो समझा था कि इस मसले पर तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए हो और अपनी मुखालिफत में एक लफ्ज भी सुनने के रवादार नहीं हो। मैंने कहा, अगर वाकई ऐसी सूरत हाल हो तो मैं ना अहल करार पाऊंगा और कतन नाकारा हो जाऊंगा। मुझे तो यही जाहिर करना पड़ेगा कि मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। रेंडल ने सर को असबाती जुम्बिश दी, बोला, ठीक है अली, मुझे तुम्हारी तरफ से यही एक खतरा था, लेकिन मैं हैरान भी था। मैंने कहा, हैरानी किस बात पर थी मोशे हार्वर्ड? रेंडल बोला, तुम तहजीब और बट की मामूली सी बातों पर आपे से बाहर हो गए थे, जबकि बिलफ्राजो से मुकाबले के बाद मैंने तुम्हारा फिजिकल चेकअप करवाया तो तुम्हारे सिस्टम पर कोई गैर मामूली असर दरियाफ्त नहीं किया जा सका। मैंने कहा, क्या ये मशीनों का कसूर नहीं हो सकता मोशे हार्वर्ड? वो बोला, नहीं, हमें अपनी मशीनों पर नाज है, इंसान धोखा खा सकता है, इन मशीनों को धोखा नहीं दिया जा सकता। ये ऐसी मशीनें हैं जो इंसान के अंदर रूनुमा होने वाले किसी मामूली से तगय्युर की भी निशानदही कर देती हैं। मुझे पहले हैरत थी, लेकिन अब नहीं है। तुमने वजाहत कर दी है कि तुम इसराइल के खिलाफ कोई बात सिर्फ अपने साथियों के मुंह से बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर ये हैरत अभी बरकरार है कि बिलफ्राजो से मुकाबले के बाद तुम नॉर्मल किस तरह थे। मैंने ली कुआन की तरफ देखा, कहा, ये ली कुआन का कमाल है मोशे हार्वर्ड। ली कुआन ने फखरिया अंदाज में सर हिलाया और रेंडल ने कहा, हाँ, हम ली कुआन के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें एक अनमोल तोहफा दिया, और अब एक तोहफा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें एक इंतहाई अहम मुहिम के सिलसिले में जजीरे से बाहर जाना होगा। काम इतना नाजुक है कि तुम्हारे अलावा कोई और उसे सरअंजाम नहीं दे सकता। मैं इस मुहिम के लिए तुम्हें तन्हा रवाना नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे साथ तहजीब मेलकम एक्स भी होगी। रेंडल की बात सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। उसकी बात खत्म होते ही दरवाजा खुला और तहजीब मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। उसने वही लिबास पहन रखा था जिसमें मैं उसे छोड़ कर आया था। तहजीब ने बड़ी संजीदगी से कहा, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ मोशे हार्वर्ड कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगी। मैंने इंतहाई इश्तियाल के आलम में कहा, ये क्या बकवास है, ये लड़की तहजीब नहीं है। तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश क्यों की रेंडल? मैं तुम्हारे खिलाफ बगावत का ऐलान करता हूँ। तहजीब ने मुतहज्जराना लहजे में कहा, क्या कह रहे हो अली? मुझे गौर से देखो, मैं तहजीब हूँ, तहजीब मेलकम एक्स, जो कड़े से कड़े वक्त में तुम्हारे साथ रही। आज तुम मुझे ही पहचानने से इनकार कर रहे हो। रेंडल ने नरमी से कहा, तुम अचानक ही मुश्तिल हो गए अली। तुम हमारी तंजीम में शामिल हो चुके हो और अब तुम्हारी हर शिकायत का इजाला करना हमारा फर्ज है। हमसे बगावत करने की तुम्हें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तहजीब ने कहा, मुझे अली से कोई शिकायत नहीं है मिस्टर रेंडल। नजरियात की तब्दीली के अमल के बाद से मैंने अली में बहुत सी तब्दीलियां महसूस की हैं। जरा जरा सी बात पर मुश्तिल हो जाना भी इन्हीं तब्दीलियों का एक हिस्सा है। रेंडल नरम लहजे में बोला, आपके मुशाहिदे को चैलेंज करना आसान नहीं है मैडम एक्स, लेकिन हमने जो अमल किया है उसके नतीजे में ऐसी किसी तब्दीली का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यकीनन इसकी वजह कुछ और होगी। तहजीब ने कहा, मुझे वजह से कोई गरज नहीं है मिस्टर रेंडल। मैं तो अली को पहले जैसी हालत में देखना चाहती हूँ। मुझसे अली की बदली हुई कैफियत नहीं देखी जाती। आपने खुद सुना है कि अब अली ने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया है। रेंडल ने कहा, तुमने सुना अली, तुम्हारी गैर जिम्मेदाराना बात से मैडम तहजीब के जज्बात को किस कदर ठेस पहुंची है। तुम तो बहुत सोच समझकर गुफ्तगू करने के आदी थे, तुम इतने जज्बाती किस तरह हो गए? मेरे होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभर आई। मैंने कहा, मैं तहजीब को पहचानने से कभी इनकार नहीं कर सकता और ना ही उसे पहचानने में कोई गलती कर सकता हूँ। रेंडल ने मुतहय्यराना अंदाज में पलकें झपकाईं।
बोला पहचानने से इनकार भी कर रहे हो और साथ ही इस पर भी मुसिर हो कि तुम उसे पहचानने से इनकार नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई? तहजीब ने तेजी से कहा, आपने देखा मिस्टर रेंडल, यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। अली की ज़हनी कैफियत ऐसी नहीं है कि इन पर एतमाद किया जा सके। रेंडल ने कहा, अली की ये कैफियत मेरे लिए भी उतनी ही हैरान कुन है जितनी आपके लिए, इसलिए कि हमने अली का मेडिकल चेकअप जदीद तरीन मशीनों से किया था और ये सुपर नॉर्मल साबित हुआ था। तहजीब ने कहा, मशीनें गलती भी कर सकती हैं मिस्टर रेंडल। अगर ऐसा न होता तो हमें मौजूदा सूरत हाल का सामना न करना पड़ता। मैं खामोशी से उन दोनों की गुफ्तगू सुनता रहा। मैं देखना चाहता था कि उनमें कितनी तवील ड्रामाई गुफ्तगू करने की सलाहियत है, लेकिन उन्होंने गुफ्तगू को तूल न दिया। रेंडल ने कहा, अली के मौजूदा रद्द-ए-अमल की कोई खास वजह जरूर होगी। मुमकिन है ली क्वान की दी हुई सख्त तरबियत के नतीजे में। ली क्वान ने रेंडल की बात काट दी। बोला, ली क्वान की दी हुई तरबियत कोई बिगाड़ नहीं पैदा कर सकती और ना ही कोई बिगाड़ पैदा हुआ है। तहजीब ने कहा, बिगाड़ कैसे पैदा नहीं हुआ मास्टर? क्या अली की हालत पहले भी ऐसी ही थी? ली क्वान बोला, अपने हर अमल की वजाहत अली खुद करेगा। मैं किसी किस्म की दखलंदाजी करना पसंद नहीं करता। रेंडल ने कहा, तुम खामोश क्यों हो अली? तुम्हारे गैर मामूली रवैये ने हम सबको उलझा कर रख दिया है। क्या तुम हमारी उलझने दूर नहीं करोगे? मैंने कहा, मैं किसी की उलझन क्या दूर करूंगा, मैं तो खुद उलझ कर रह गया हूं। समझ में नहीं आता कि तुमने मुझे धोखा देने की जरूरत क्यों महसूस की। रेंडल ने कहा, यह बात तुम पहले भी कह चुके होगे मगर तुमने इसकी वजाहत नहीं की थी। क्या मैं ये समझूं कि तुम हमसे पीछा छुड़ाने के लिए हम पर इल्जाम लगा रहे हो? मैंने कहा, मैं इल्जाम आयद नहीं करता मिस्टर रेंडल। तुम मुझे किसी मुहिम पर रवाना कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है, इसलिए तुमने किसी और लड़की को तहजीब के मेकअप में मेरे हमराह भेजने का फैसला किया है। तहजीब बिगड़ गई, बोली, तुमने फिर वही बात की। तुम जानते हो कि मैं इस किस्म की बेहुदा बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। रेंडल ने कहा, अगर ये तहजीब मैल्कम एक्स नहीं तो फिर कौन है? तुम्हें ये शुबा किस वजह से हो रहा है कि ये तहजीब नहीं है? मेरे होंठों पर एक इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने कहा, क्या तुम्हारा ये सवाल मुनासिब है कि अगर ये तहजीब नहीं तो फिर कौन है? रेंडल ने बेचैनी से पहलू बदला। बोला, जाहिर है जब तुम इतना बड़ा इल्जाम आयद करोगे तो मैं जवाब में और क्या कहूंगा। मैंने कहा, तो फिर सुनो मिस्टर रेंडल, इस लड़की का असल नाम निकिता है, वही निकिता जिसने मेरा मेडिकल चेकअप किया था। रेंडल बुरी तरह चौंक पड़ा। खुद निकिता भी हैरान रह गई। रेंडल के मुंह से बेसाख्ता निकला, तुमने इसे किस तरह पहचाना? मैंने कहा, कुदरत ने हमारे माबैन एक ऐसी अनजानी कशिश रखी है कि हम एक दूसरे को हर हाल में पहचान लेते हैं। रेंडल ने कहा, लेकिन तुमने इसे निकिता की हैसियत से किस तरह शनाख्त कर लिया? उसके लहजे में बेपनाह हैरत थी। बोला, हमारा तो ख्याल था कि निकिता तहजीब की मुकम्मल कॉपी है। मैंने कहा, निकिता हर एतबार से मुकम्मल है, मेरे सिवा कोई और इसे शनाख्त भी नहीं कर सकता। इसकी तरबियत पर वाकई सख्त मेहनत हुई है। रेंडल ने कहा, हमने पूरे 6 माह इसकी तरबियत की है। माहिरीन के एक पूरे ग्रुप ने इसे हर तरह से पास किया था। इसे तुम्हारे सामने लाकर तुम्हें धोखा देना मकसूद नहीं था, बल्कि हम देखना चाहते थे मिस्टर अली कि हमारी मेहनत किस हद तक बराबर हुई है। लेकिन तुमने जितनी आसानी से इसे शनाख्त कर लिया उससे मुझे सख्त धचका लगा है। मैंने कहा, मैंने आपको बताया ना कि इसे मेरे सिवा कोई और शनाख्त नहीं कर सकता। निकिता ने वाकई बहुत मेहनत की है। रेंडल ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुमने इसे किस तरह पहचाना। इसे निकिता की हैसियत से शनाख्त कर लेना कोई मामूली वाकया नहीं है जिसे मैं इतनी आसानी से नजरअंदाज कर दूं। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। मैंने कहा, कोई खास बात नहीं है मोशे हावर्ड, ये सिर्फ मोहतरम ली क्वान की तरबियत का एजाज है। रेंडल ने ली क्वान की तरफ देखा। बोला, क्या अली की कही हुई बात दुरुस्त है ली क्वान? ली क्वान ने इस बात में सर हिलाया। बोला, बिल्कुल। ली क्वान की तरबियत के हवाले से जो बात कही जाती है उस पर कभी शुबा नहीं करना चाहिए। रेंडल ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, मगर ये कैसे मुमकिन है? अली ने एक नजर में इसे कैसे पहचान लिया? ली क्वान ने फखरिया लहजे में कहा, इसके हवा से खमसा बहुत तरक्की कर चुके हैं। तुम सब कुछ तब्दील कर सकते हो मगर किसी शख्स के जिस्म की मखसूस बू तब्दील नहीं कर सकते। रेंडल की हैरत दीदनी थी। बोला, ओह, मैं सोच भी नहीं सकता था कि किसी को इस तरह भी पहचाना जा सकता है। ली क्वान ने गुस्सीले लहजे में कहा, क्यों नहीं सोच सकते थे? नाबीना अफराद कैसे लोगों को शनाख्त कर लेते हैं। रेंडल बोला, मेरा मतलब है अली को बहुत कम वक्त मिला है। इतने कम वक्त में तुमने इसे क्या क्या सिखा दिया है? ली क्वान ने एक सर्द आह भरी। बोला, काश तुमने मुझे पूरा वक्त दिया होता तो मैं तुम्हें बताता कि ली क्वान की तरबियत आदमी को क्या से क्या बना देती है। रेंडल ने कहा, तुम्हारा ये कारनामा भी कम नहीं है ली क्वान। अब मुझे यकीन आ गया है कि अली को किसी भी तरह जेर नहीं किया जा सकता।
निकिता ने मुझे पुरुम्मीद निगाहों से देखा। बोली, क्या मेरी असलियत मालूम होने के बाद आप मुझे अपने साथ शरीक रखना पसंद करेंगे मिस्टर अली? मैंने कहा, ये क्या कह रही हो निकिता? ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि तुम तहजीब के रूप में मेरे साथ रहोगी। रेंडल ने कहा, हमें इस वक्त तुम्हारी मदद की अशद जरूरत है मिस्टर अली। हमने अरबों को कभी मुत्तहिद नहीं रहने दिया, मगर गुज़श्ता चंद माह के दौरान हमारी बाज़ कोताहियों के सबब अरबों को दोबारा मुत्तहिद होने का ख्याल आ गया है। न सिर्फ ख्याल आया है बल्कि एक मुश्तरका लाहे अमल तय करने की गरज से आइंदा हफ्ते अरब वज़राए खारजा की एक कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद हो रही है। मैंने मुस्तरिबाना लहजे में कहा, यह तो बहुत बुरी बात है मोशे हावर्ड। अरबों को मुत्तहिद नहीं होना चाहिए। उनका इत्तेहाद यहूदी दुनिया के लिए जबरदस्त खतरा साबित होगा। रेंडल बोला, इसीलिए तो हम परेशान हैं मिस्टर अली। हम चाहते हैं कि उनके मुत्तहिद होने से कबल ही कुछ कर गुजरें, वरना अगर एक बार वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए तो उन्हें पारा पारा करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा, बात तो दुरुस्त है मोशे हावर्ड, मगर उन्हें यकजा होने से रोकने के लिए कोई मंसूबा बनाना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में कोई मौसर मंसूबा बनाने में वक्त लगेगा। रेंडल बोला, मंसूबे बनाने का वक्त हमारी नाअहली की नजर हो चुका है मिस्टर अली। अब तो बराह रास्त इकदाम करने की जरूरत है। मैंने मानीखेज लहजे में कहा, सोच लीजिए मिस्टर हावर्ड, रास्त इकदाम के नताइज इसराइल के खिलाफ भी हो सकते हैं। रेंडल ने इस बात में सर हिलाया। बोला, यकीनन होंगे, अगर ये जाहिर हो गया कि उस रास्त इकदाम के पसे पर्दा कौन है, और हम ये बात कभी जाहिर नहीं होने देंगे। मैंने कहा, रास्त इकदाम कितनी ही एहतियात से क्यों न किए जाएं, ये तो जाहिर हो ही जाएगा कि इसके पसे पर्दा कौन है। रेंडल बोला, हमें बस इतनी एहतियात करना पड़ेगी कि वो हमारे खिलाफ कुछ साबित न कर सकें। दुनिया सबूत मांगती है, कयास आराइयों से आलमी राय आम्मा को मुतासिर नहीं किया जा सकता। मैंने उस बात में सर हिलाया। कहा, बात तो दुरुस्त है मोशे हावर्ड, अगर आपने कोई मंसूबा बना लिया है तो मैं बखुशी उसे पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तैयार रहूंगा। रेंडल बोला, मंसूबा तो बन चुका है मिस्टर अली, और तुम्हारे अलावा कोई और उसे पाया तकमील तक पहुंचाने का अहल भी नजर नहीं आता। हमारा मंसूबा बहुत सादा है। अरबों में इत्तेहाद की रूह फूंकने का जिम्मेदार शहजादा साइम है। दूसरा नंबर तुम्हारे दोस्त जनरल टेरिस का है, जिसने इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए मेजबानी के फराइज अंजाम देने का बीड़ा उठाया है। जनरल टेरिस चूंकि अरब नहीं है, इसलिए वो इस कॉन्फ्रेंस का सरबराह नहीं हो सकता। लिहाजा लामहाला शहजादा साइम ही सरबराह होगा। हमें कॉन्फ्रेंस के दौरान शहजादा साइम को बम से उड़ाना होगा।